नमस्कार, राम राम। नसीरुद्दीन शाह के बाद कमल हसन की बारी आई और कमल हसन ने जो है कहा कि बिहारी जो होते हैं वे सांस लेते हुए मृत लोग होते हैं और इस बीमारी को यानी बिहारी नाम की बीमारी को पूरे देश को बर्बाद करने से रोका जाना चाहिए, पनपने से रोका जाना चाहिए कि ये बीमारी जो है पूरे देश में न फैले। कमल हसन जी अपने बयानों के लिए कुख्यात हो चुके हैं और उन्होंने जो है पहले भी कई बार ऊटपटांग बयान दिए हैं। ये उनका सबसे ताज़ा बयान है। इससे पहले उन्होंने कन्नड़ भाषा को लेकर के एक बयान दिया था जिसके बाद बहुत विवाद हो गया था और कर्नाटक के लोग जो हैं बड़े आक्रोशित हो गए थे। तो उन्होंने कहा था कि कन्नड़ जो है वो तमिल से निकली हुई भाषा है, जिसके बाद कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी उन्हें फटकार लगाई थी और उनकी फिल्म जो है वहाँ प्रतिबंधित होने की स्थिति में जा चुकी थी। तब उन्होंने एक तरह से क्षमा याचना की, अपॉलॉजी और चिट्ठी लिख करके अपना स्पष्टीकरण दिया कि मेरे बयान को गलत तरीके से समझा गया, ठीक से इंटरप्रेट नहीं किया गया। ये बड़ा ही जो है सोचा समझा हुआ होता है कि आप कुछ कह दें और उसके बाद कहें कि नहीं नहीं, आप तो जो मैं कहना चाह रहा था उसे आपने ठीक से समझा ही नहीं। भला ऐसा कौन सा गूढ़ दर्शन था उसमें जिसे समझने के लिए इतनी मशक्कत करनी पड़े। लेकिन ये जो है बहुत ही एक होशियारी भरी चाल होती है जिसमें आदमी कुछ कहने के बाद अनर्गल प्रलाप करने के बाद कह देता है कि आपने मेरे बयान को ठीक से नहीं पढ़ा या ठीक से नहीं समझा। अब कमल हसन के और अन्य बयानों पर जाइए। पिछले दिनों उन्होंने सनातन धर्म के बारे में विष उगला था और कई बार उगल चुके हैं। हिंदी के बारे में हम बहुत पहले से जानते हैं कि उनके भीतर जो है जहर कूट कूट करके भरा हुआ है। हिंदी से जो द्वेष है उनका वो आए दिन निकलता रहता है। और एक बार तो उन्होंने कहा था कि हिंदी तो एक डायपर पहना हुआ बच्चा है, यानी कि हमारी भाषा जो है तमिल भाषा वो महान क्लासिकल लैंग्वेज है और हिंदी तो बस ऐसे ही है। तब उन्हें जो है ये इस बात भी समझनी चाहिए कि डायपर तो कई बार बूढ़ों को भी पहनना पड़ता है, केवल बच्चे ही डायपर नहीं पहनते। और जब बूढ़े डायपर पहनने के लिए अभिशप्त हो जाते हैं तब बड़ी दुर्गति हो जाती है। इसलिए उन्हें इस तरह का मिथ्या अहंकार नहीं रखना चाहिए। लेकिन कमल हसन इन सब बातों से कहाँ बाज आने वाले हैं। वो तो मानते हैं कि वो सबसे क्रिएटिव लोग हैं एक तमिल संस्कृति, और उनको हिंदी ही नहीं संस्कृत भाषा से भी बैर है जो कि उनके मानसिकता से प्रकट होता रहता है। और उन्होंने ये भी कहा था कि चोलाज वेर नॉट हिंदूज। ये उनका बहुत सुप्रसिद्ध बयान है। ये न जाने किस ग्रह से चोलाज आए थे और कौन से धर्म को मानते थे। जो जितने बड़े बड़े मंदिर बनवाए हैं वो पता नहीं किसी और धर्म को समर्पित है, जिसके बारे में कमल हसन ज़्यादा अच्छी तरह से जानते होंगे। लेकिन ये बयान सिर्फ कमल हसन तक सीमित नहीं है, क्योंकि उनके साथ साथ ही एक तमिलनाडु के दूसरे नेता हैं पन्नीर सेल्वम जी, कृषि मंत्री हैं वहाँ के डीएमके में। उन्होंने कहा कि हिंदी वाले जो होते हैं वो सिर्फ हिंदी जानते हैं और इसीलिए तमिलनाडु में और दक्षिण भारत में आकर के मेजें साफ करते हैं, पानी पूरी का ठेला लगाते हैं, बर्तन धोते हैं, यानी कि दोयम दर्जे का तीसरे दर्जे का काम करते हैं, नौकरी चाकरी टाइप से चाकरी करते हैं, बेसिकली मजदूरी करते हैं। और तमिल जो होते हैं वे बड़े विद्वान लोग होते हैं, तमिल जानते हैं, अंग्रेजी जानते हैं, पूरी दुनिया में घूम घूम करके नाम कमा रहे हैं, धन कमा रहे हैं, शोहरत कमा रहे हैं। ऐश्वर्य से दमकता हुआ उनका पूरा रूप है, क्योंकि तमिलनाडु के जो लोग होते हैं तमिल और अंग्रेजी जानते हैं। बिहारी और उत्तर प्रदेश में जो हिंदी बोलने वाले हैं उनको अंग्रेजी नहीं आती। वो नामा सीधम बाप पढ़े ना हम, यही उन्होंने सीखा है जीवन में। अब सोचिए कि कितना मिथ्या अहंकार है। इसे हम कूप मंडूक करते हैं शास्त्रीय भाषा में, कि कुएं का जो मेढक होता है वह कुएं से अधिक कुछ देख नहीं पाता, क्योंकि वह कभी कुएं से बाहर नहीं निकला होता है। और ये बात जो है इन दोनों महाशयों के ऊपर पूर्णतः फिट बैठती है, क्योंकि आपने ये कथा सुनी ही होगी कि कुएं में एक मेढक था, उसमें दूसरा मेढक आ गया। उसने पूछा कहाँ से आए हो, कहा समुद्र से। बोला क्या होता है, बोला बहुत बड़ी जगह होती है। बोला कितनी बड़ी, हाथ फैलाया, इतनी बड़ी, बोला नहीं बहुत बड़ी। फिर उसने छलांग लगाई, कुएं का जो व्यास होता है इधर से उधर माप दिया, कहा इतनी बड़ी जगह। बोला अरे नहीं भाई बहुत बड़ी जगह। तो कुएं का मेढक जो था वो कुपित हो गया, उसने बोला भाग जाओ यहाँ से, कुएं से बड़ी जगह तो कुछ हो ही नहीं सकती। तो जिसने अपनी तमिल के अलावा कुछ नहीं देखा, कुछ जाना नहीं, तो वह तो यही कहेगा कि बिहारी जो होते हैं वो मृत लोग होते हैं, लिविंग डेड होते हैं, और हिंदी वालों को सिर्फ हिंदी आती है, बर्तन धोते हैं, मेज साफ करते हैं, पानी पूरी का ठेला लगाते हैं पूरी दुनिया में घूम घूम करके। और तमिलनाडु में जो लोग होते हैं वे सब धरती के सबसे बड़े विद्वान होते हैं। आश्चर्य की बात है कि इन्होंने अपनी ही सभ्यता संस्कृति के दूसरे लोगों से कुछ नहीं सीखा। बहुत मुझे बढ़िया से याद है, अन्नामलाई ने
एक बार इनको फटकार लगाते हुए अपने किसी मंच से कहा था, जब किसी पॉलिटिकल डिस्कशन में उनको बुलाया गया था, कि इनको बिहार के लोगों से सीखना चाहिए कि बिहार का कोई भी नेता पिछले 50 वर्ष में तमिल संस्कृति या तमिल भाषा का अपमान करता हुआ सुनाई नहीं पड़ता। आप एक स्टेटमेंट निकाल करके नहीं दिखा सकते, ना सुना सकते हैं। ये एक बड़ी बात थी, एक स्वीकारोक्ति थी। उन्होंने कहा था कि हम जब दूसरों की भाषा और संस्कृति का सम्मान करते हैं, तब अपनी ही भाषा और संस्कृति को ऊंचा उठाते हैं। लेकिन कमल हसन जी और पन्नीर सेल्वम जैसे लोग इस सत्य को कहाँ स्वीकार करेंगे कि प्रांत और भाषा के नाम पर जो ये अकड़ है, ये अकड़ एक न एक दिन ढीली हो जाती है। किसी का अहंकार जो है ऐसा नहीं होता है कि वह निरंतर उठता ही चला जाए, उसे झुकना पड़ता है। इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन मेरा यह मानना है कि इस तरह से भाषा संस्कृति के नाम पर ओछी टिप्पणी करके किसी को नीचा सिद्ध करने का जो ये कुप्रयास है, इस पर किसी न किसी तरह से रोक लगनी चाहिए। इस पर कोई दंडात्मक कार्रवाई का विधान होना चाहिए कि भाई आप जो बोल रहे हैं उस बोलने का क्या अर्थ है और उसके बोलने से क्या नुकसान हो सकता है भारतीय समाज को, भारत की सभ्यता संस्कृति को, भारत की एकता को, जो हम उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक घूमते हुए कुछ भिन्नता के साथ पाते हैं। लेकिन हम यह अनुभव करते हैं कि अलग भाषा, अलग बोली, अलग रीति रिवाज के साथ सब कुछ एक ही है। वही सनातन परंपरा से निकला हुआ देश है, जिसमें एक ऐक्य हम देखते हैं सभी जगहों पर। इसलिए हमें इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है, और थोड़ा बहुत अगर ये आत्मावलोकन कर लें ये लोग तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इस तरह का अहंकार का प्रदर्शन करने से कुछ प्राप्त नहीं होता है। और मैं यह भी मानता हूं कि आइडेंटिटी क्राइसिस है। अगर ये आइडेंटिटी क्राइसिस न रही होती तो इस तरह के ऊट पटांग बयान न देते। आदमी को अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए, और यह सिद्ध करने के लिए कि मैं तो अभी भी बहुत महत्वपूर्ण हूँ, भले ही मुझे कुछ खास करने के लिए मेरे पास रह नहीं गया है, चाहे वो कला का क्षेत्र हो या राजनीति का क्षेत्र हो, लेकिन मैं कुछ ऊट पटांग बयान देते हुए खुद को समाचार में बनाए रखूंगा। और आप जो है समाचार देख करके मेरी महानता को स्वीकार कर लीजिए। ये बात बहुत दुखदाई है, बहुत पीड़ादायक है कि किसी प्रांत के बारे में, किसी भाषा भाषी के बारे में इस तरह की ओछी टिप्पणियां लोग करते हैं और ये सिद्ध करते हैं कि वे स्वयं बहुत गिरे हुए हैं। अन्यथा कोई भाषा खराब नहीं होती, किसी भी सभ्यता के लोग नीच नहीं होते। अगर बिहारियों के बारे में उनकी यह मान्यता है कि वह मृत सभ्यता है, सांस लेती हुई, तो उन्हें एक बार बिहार आकर के देख लेना चाहिए। बिहारी भले ही छोटा काम करते हों, लेकिन बहुत मान से जीते हैं और किसी के टुकड़ों पर पलने वाले लोग नहीं हैं, बड़े आत्माभिमानी होते हैं। उन्हें ये बात स्वीकार कर लेनी चाहिए, मान लेनी चाहिए। अगर बिहार के लोग तमिलनाडु में जाकर के काम कर रहे हैं या किसी अन्य प्रांत में काम कर रहे हैं तो काम की आवश्यकता है और बिहारियों की आवश्यकता है। इसलिए बिहारी वहाँ टिके हुए हैं और काम करके अपना जो है अपना जीवन यापन कर रहे हैं, न कि भिक्षाटन करके अपना जीवन चला रहे हैं। इसलिए आदरणीय कमल हासन जी और तमाम ऐसे लोगों को, पन्नीर सेल्वम और जितने भी लोग हैं, ये बात समझ लेनी चाहिए, इस बात की गांठ बांध लेनी चाहिए कि किसी भी भाषा या संस्कृति को नीचा दिखा देने से वह नीचा नहीं हो जाता, बल्कि वह ऊपर उठ जाता है। और समय तो सबका बदलता है, चक्र है। आज जो ऊपर है वह कल नीचे चला जाता है, आज जो नीचे है कल वो ऊपर चला जाता है। यही संसार का नियम है, इस नियम को समझना चाहिए। लेकिन मेरा यह स्पष्ट मत है कि इस तरह की ओछी टिप्पणियां और इस तरह की निचले स्तर की बात करने वाले लोगों पर कठोर दंड का कोई विधान होना चाहिए, ताकि देश में भाषा संस्कृति के नाम पर पनपाई जाने वाली यह कुचेष्टा जो है वो अपने मंतव्य को न प्राप्त करे। लोग एक दूसरे से लड़े भिड़े नहीं और प्रेम से, सौहार्द से रह सकें। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी बात ठीक लगी होगी। इस विषय पर आप अपनी टिप्पणियाँ अवश्य कीजिएगा ताकि मैं आपके विचार जान सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।